हेलो दोस्तों, आप सभी का मनोहर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु की चर्चा करेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए बच्चों, थोड़ा समय इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, उसके बाद सीधे हम लोग परीक्षाओं पे आने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में 118 तत्व ज्ञात हैं और नए तत्वों की खोज अभी जारी है। इन तत्वों के गुणधर्मों में समानताओं के साथ साथ भिन्नताएं भी हैं। तो देखिए, एक शब्द आया है तत्व, कि 118 तत्व ज्ञात हैं। तो तत्व क्या होता है? तो तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है बच्चों। अब देखना है, ये देखिए लिवाइजर हैं, जो रसायन विज्ञान के जनक हैं। इन्होंने कहा कि तत्वों को दो वर्गों में बांटा गया है। इन्होंने कहा कि पहला तत्व होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। और आपके चैप्टर का भी क्या नाम है? धातु एवं अधातु। अब समझे बच्चों, कुछ तत्व धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे बच्चों आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, जर्मेनियम होता है, ये सब क्या है? उपधातु हैं। और प्रकृति में धातुएं तथा अधातुएं स्वतंत्र एवं संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती हैं। किसे बताया? दोनों में पाई जाती हैं। धातुओं तथा अधातुओं दोनों की हमारे दैनिक जीवन में अनेक उपयोगिता है। इस अध्याय में धातुओं के गुणधर्म एवं उनके उपयोगों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम लोग देखेंगे धातु का क्या क्या हम लोग उपयोग कर सकते हैं, सारी बातों की चर्चा करेंगे। और मूल हम लोग का फोकस रहेगा परीक्षा पे, कि परीक्षा पे कैसे प्रश्न आते हैं, और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, पहला इसका प्रश्न मैंने लिया है कि धातु और अधातु की आधुनिक परिभाषा तथा इनके भौतिक गुणों के आधार पर अंतर बताइए। तो देखिए बच्चों, धातु की आधुनिक परिभाषा हम लोग समझते हैं कि धातु की आधुनिक परिभाषा क्या है। तो देखिए बच्चों, एक मैं आपको पहले एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद परिभाषा बताऊंगा आपको। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 11 होता है बच्चों। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये होगा 2,8,1 होता है। ठीक है। उसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2,8,2। उसी तरह एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक बच्चों होता है 13। इसका होगा 2,8,3। इसका जब बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा बच्चों। अब बात समझिए आप, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं। मान लीजिए कि एक कमरा है, ये क्या है? एक कमरा है, और कमरा में एक बोरी सीमेंट रखी गई है। क्या रखी है? एक बोरी सीमेंट रखी गई है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस कमरे में 7 बोरी बाहर से लेके आओ, 7 बोरी बाहर से इस कमरे में और लेके आओ। एक छोनू मनु लड़का है, मैं इसी छोनू मनु लड़के से कह रहा हूं कि बाहर से तुम 7 बोरी लाओ, आने तो एक बोरी को बाहर करो। ये छोटा बच्चा है, बोले नहीं नहीं मैं एक बोरी बाहर ही कर देता हूं। तो ठीक मैंने इससे कहा कि चलो मैं अब इस कमरे में 2 बोरी सीमेंट रख दिया हूं, अब तुम बाहर से 6 बोरी लाओ, आने तो 2 बोरी को बाहर करो। ये छोटा वाला करे कि नहीं मैं 2 बोरी को ही बाहर कर देता हूं, क्योंकि 2 बोरी बाहर करना आसान है। उसी तरह मैं कह रहा हूं यदि यहाँ पे 3 बोरी कर दिया जाए, 3 बोरी, और मैं छोटे बालक से कह रहा हूं कि बालक इस 3 बोरी को क्या करो? बाहर करो, आने तो बाहर से 5 बोरी लाओ। ये बालक तीनों कंडीशन कहे कि नहीं मैं 1 बोरी बाहर कर देता हूं, ये 2 बोरी बाहर कर देता हूं, ये 3 बोरी बाहर कर देता हूं। तो बात वही समझना है आपको कि जिसके आउटर सेल में आयतन कोष में 1-2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो आसानी से क्या कर देता है? त्याग कर देता है। और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें 1 चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 चार्ज होगा। जब इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों तो उसमें प्लस चार्ज होता है। तो वो इसकी परिभाषा कहता है कि वे सभी तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का निर्माण करते हैं, धातु कहलाते हैं। तो बच्चों आप इस बात को समझ जाएं, जिसके वाटर सेल में 1-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे
जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो सभी धातु कहलाते हैं। ये आधुनिक परिभाषा भी है कि वे सभी तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए मैंने लिया है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पर एक चार्ज हो गया है, या मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ पे 2 चार्ज हो गया है, और एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ पे 3 चार्ज हो गया है। और आप समझ गए कि क्यों 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि इसका आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसमें 2 होता है तो 2 निकलेगा। अब आगे समझते हैं बच्चों अधातु क्या होता है। देखिए बच्चों अधातु क्या है तो मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि पी का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों फास्फोरस का 15, और सल्फर का होता है 16, और क्लोरीन का होता है 17। ठीक है। और मैंने किसका बोरबरी के हिसाब से करेंगे बच्चों तो 2 होगा, 8 होगा, और इसके बाद में 5 होगा। यहां करेंगे तो 2 होगा, 8 होगा, और ये 6 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों तो 2 होगा, कामा 8 होगा, और ये 7 होगा। अब देखिए मैं पुनः उसी बात को उस बच्चे को बुला रहा हूं कि छोटा सा रूम है और ये मेरा मोनू है। मोनू से मैं कह रहा हूं कि मोनू इस कमरे में मान लो 5 बोरी सीमेंट है, 5 बोरी। मैं मोनू से कह रहा हूं कि तुम बाहर से 3 बोरी लाओ, आने तो ये 5 बोरी बाहर करो। ये जो लड़का है करेगा नहीं नहीं मैं बाहर से 3 बोरी ला देता हूं। उसी प्रकार मैंने कहा कि एक कमरे में कितनी बोरी है, 6 बोरी सीमेंट है, और जब 6 बोरी है तो मैं मोनू से कह रहा कि बच्चा 6 बोरी को बाहर करो, आने तो 2 बोरी कहाँ बाहर से ले आओ, 2 बोरी कहीं से बाहर से लेकर आओ। तो ये बड़ा करेगा नहीं नहीं मैं 2 बोरी बाहर से ही ला देता हूं। फिर सर ये 7 है, कमरे में कितना बोरी है, 7 है, तो मैं बोला कि बाहर से 1 लाओ, नहीं तो 7 को बाहर करो। तो ये छोटा बच्चा कहता है कि नहीं मैं बाहर से ही 1 ला देता हूं। तो बात वही समझना है बच्चों कि जिसके आउटर सेल में 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, तो ये 3 कहीं से चार्ज लेगा, ये 2 चार्ज लेगा, और ये कितना लेगा, 1 लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर 1 ऋणात्मक चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर 2 चार्ज होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर -3 चार्ज रहेगा। तो उसी बात को देखिए मैंने समझा है। क्लोरीन पे कितना होता है, 17 होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो किसमें 1 माइनस चार्ज हो गया। सल्फर पे कितना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पर 2 माइनस चार्ज हो गया है। क्यों 2 ले रहा है, क्योंकि अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, इसलिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो आप कहेंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे में सल्फर हो गया और क्लोरीन हो गया, तमाम इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए बच्चों जो परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु तथा अधातु में अंतर। ध्यान से समझेंगे बच्चों, कैसे, ध्यान से। पारा क्या होता है बच्चों, द्रव होता है। तो कह रहे पारा को छोड़कर सभी धातु साधारण ताप पर ठोस होती है, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, और आदि। देखिए पारा एक केवल द्रव अवस्था में होता है। पारा को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं बच्चों। क्या होती हैं, ठोस होती हैं। और धातु की मैं बात करूं आपसे तो ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में होती है। के अतिरिक्त सभी अधातुएं साधारण ताप पर ठोस होंगी या गैस होंगी, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आदि। बस इसमें अपवाद में कौन है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है, बाकी सभी क्या होंगे, ठोस होंगी या गैस होंगे। अब इसमें बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे धातु का, कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ये देखिए जैसे सोना चांदी महिलाएं पहनती है तो कितना चमकता है, वही विशेष चमक होती है। और आयोडीन देखिए इसमें अधातु में आयोडीन तथा ग्रेफाइट को छोड़कर अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है। 2 गो अपवाद माना सर, कौन कौन सा, एक आयोडीन है बच्चों और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है। ये लोग चमकते हैं लेकिन इनके अलावा कोई भी अधातु चमकता नहीं है। फिर देखेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे कि धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। देखते हैं आपकी स्कूल की घंटी को जब बजाया जाता है टन 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 की आवाज आती है, क्या वो धातु का होता है। अभी देखिए अधातुओं में कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, अधातु में कोई विशेष ध्वनि नहीं होती है। चौथा नंबर देखेंगे कि धातु उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातु को गर्म करेंगे, देखते हैं तावा आपका, तावा में उसमें एक हत्था लगाया रहता है,
उसको उतारने के लिए, ये तो आपका क्या होगा, हाथ जल जाएगा, क्योंकि उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है। और ये देखिए इसमें करे ग्रेफाइट को छोड़कर शेष धातु में ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती हैं। बच्चों केवल ग्रेफाइट में क्या होता है कि इसमें धारा का प्रवाह होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता है, किसी भी धातु में। और लास्ट इसका एक अंतर है कि धातुएं आघातवर्त एवं तन्य होती हैं। आघात का मतलब होता है बच्चों जब हथौड़ी से पीटेंगे तो चादर के रूप में फैल जाए, और तन्य का मतलब कि खींच के उसको लंबा तार बनाया जा सकते हैं। और ये कह रहा है पांचवा इसमें कि साधारणतः सभी धातुएं भंगुर होती हैं। इसको हथौड़े से मारेंगे तो फूट जाएंगे, टूट फूट जाती हैं, ये फैलती नहीं है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। और इसी का एक दूसरा अंतर आता है, ये तो भौतिक अंतर है बच्चों, रासायनिक अंतर भी आता है। देखिए रासायनिक गुण के आधार पर भी अंतर होता है। जो अभी हमने देखा पीछे कि वो भौतिक आधार पर अंतर था, और हम लोग देखेंगे कि रासायनिक आधार पर क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला पॉइंट है, ये भी परीक्षा में पूछा गया 2 बार। देखिए धातु, अधिकांश धातु तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती हैं। ये बात आप पहले चैप्टर में पढ़े थे, दूसरे में पढ़ रहे हैं, और देखिए तीसरे में भी आ गया कि Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, यह विस्थापन अभिक्रिया में इसको पढ़े थे पहला चैप्टर में। दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार में पढ़े थे और लौक में कि अधिकांश धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इधर देखिए अधातु अम्लों से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का विस्थापित नहीं करते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट समझेंगे कि अधिकांश धातु क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं तथा जल से क्रिया करके क्षार बनाती हैं। जैसे ये देखिए सोडियम का ऑक्साइड है, ये क्षारीय ऑक्साइड होता है, और जल से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, क्षार बना देगा। इसको बात समझिए कि जो अधातु होता है अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं और जल में विलय होकर अम्ल बनाती हैं। जो अधातु होती हैं बच्चों ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि जो अधातु में कोई ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वो अम्लीय ऑक्साइड होता है, और वही यदि धातु में कोई ऑक्साइड मिलाएंगे तो वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। ये बात को मैं बताना चाह रहा हूँ। और जब ये जल से क्रिया करेगा तो ये क्षार बनाएगा, और ये जल से क्रिया करेगा तो अम्ल बनाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके बाद तीसरे नंबर पे बच्चों कि धातु क्लोरीन से क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती है जो विद्युत अपघट्य परंतु अवाष्पशील होते हैं। अब देखिए शब्द आएगा विद्युत अपघट्य क्या है बच्चों, इस बात को समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक कटोरी है आपकी, अब कटोरी में आपने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब जैसे इसमें मैंने कहा कि एक तार इधर से डाल दो, एक तार इधर से डाल दो, अभी क्या यहाँ से विद्युत का प्रवाह होगा, तो प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जब इसमें NaCl डाल देंगे आप, NaCl, तो विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। तो वही करेगा, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, यानी क्या होगी बनाती है जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होती है। अब इसमें नमक डाल देंगे बच्चों तो इधर बल्ब पे कहीं जुड़े रहेंगे तो वो जलने लगेगा। जैसे कि सोडियम का क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो 2NaCl बनेगा, Mg प्लस Cl2 बनाएंगे तो MgCl2 बनेगा। तो धातु क्लोरीन से क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं जो विद्युत अपघट्य है परंतु अवाष्पशील होते हैं। इधर देखेंगे बच्चों, अधातु क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं जो विद्युत अनअपघट्य होती हैं परंतु वाष्पशील होते हैं। जैसे कि 2S प्लस 3Cl2 2ACl3 और 2P प्लस 5Cl2 बना के 2PCl5 बनेगा। इसको समझते हैं कि धातु क्या होती है, अपचायक होती है, और अधातु ऑक्सीकारक होती है बच्चों। फिर है कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे 4Na प्लस O2 Na2O2। यहाँ पे मैंने बात बताया था कि क्षारकीय ऑक्साइड होती है, वहीं से एक पॉइंट यहाँ पे भी ले लिए हम लोग। और यहाँ कह रहे बच्चों कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि C प्लस O2। तो ये कौन सा बच्चों ये गुण रखता है, ये अम्लीय गुण रखता है। तो बच्चों ये भौतिक आधार पर अंतर और रासायनिक आधार पर अंतर दोनों प्रकार से पूछा जाता है, और आप इसको एक बार ध्यान से एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों कि खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। ऐसा बताऊंगा कि जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे आप कि खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। समझिए ध्यान से, प्रश्न को पहले देखिए। कह रहे कि खनिज तथा अयस्क की परिभाषा में उदाहरण लिखिए, खनिज और अयस्क में अंतर बताइए।
तो समझिए बाबू ध्यान से, कैसे समझना है ध्यान से। मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी में आपको क्या मिलेगा, धातु मिलेगा। क्या मिलेगा, धातु, या धातु के यौगिक भी मिल सकता है, धातु के यौगिक भी मिल सकता है आपको। तो पृथ्वी के अंदर धातु तथा धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर धातु तथा धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। तो मान लीजिए एक लड़का रहेगा, कमेंट करके कहेगा सर जी तो जमीन में तो आलू भी पाया जाता है, क्या आलू धातु होगा? तो नहीं बच्चों, मैंने पहले ही बोल दिया कि धातु तथा धातुओं की यौगिक पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाया जाएगा उसे खनिज कहेंगे। बात स्पष्ट है बच्चा? आगे देखिए, देखिए यहाँ खनिज को अंग्रेजी में मिनरल्स कहा जाता है। ये लिखा है कि पृथ्वी में पाए जाने वाले धातु एवं उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं बच्चों। देखिए बच्चों उदाहरण, कापर ग्लांस और कापर पाइराइट। कापर ग्लांस का सूत्र होता है बच्चों Cu2S और कापर पाइराइट का होता है CuFeS2। बच्चों ये तो कभी कभी रेलवे की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, ये किसका अयस्क है, ये किसका खनिज है, तो वहां पर भी पूछा जाता है। अब देखते हैं बच्चों खनिज क्या होता है। तो देखिए बच्चों खनिज तो हम लोग जान गए हैं, सॉरी। अब देखेंगे हम लोग अयस्क। अयस्क क्या होता है? तो देखिए बच्चों अयस्क के लिए आपको 2-3 बात याद रखना है, कम से कम 3 बात। 3 बात में क्या याद रखना है कि कम खर्चा होके के चाहिए, कम खर्चा होके के चाहिए। दूसरा, सरलता से प्राप्त हो जाए, सरलता से प्राप्त हो जाए। और तीसरा बात है कि पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। देखिए बच्चों मैंने बताया आपको 3 बात ध्यान से याद रखना है। इसमें क्या बात रखना है? 3 बात, कि वो कम खर्च में हो, सरलता से प्राप्त हो, आसानी से हो जाए और पर्याप्त मात्रा में ज्यादा मिले। समझते हैं बच्चों? एक छोटा सा एग्जांपल से मैं पहले समझाता हूं आपको कि मान लीजिए कि आपको चिवड़ा की जरूरत है, ठीक है, और आपने क्या किया, आपको मान लीजिए बाजार में 50 रुपया केजी मिल रहा है, 50 रुपया किलो चिवड़ा मिल रहा है आपको, ठीक है। और आपने क्या किया कि 100 रुपये का धान खरीदा, 100 रुपये का आपने धान खरीदा और उसको मशीन पर ले गए आप, और 100 रुपये का धान खरीद के मशीन पर ले गया, उसको कुटवाए आप। तो मान लीजिए कि आपको मिला चिवड़ा कितने का, 1.5 किलो चिवड़ा उसमें से निकला, 1.5 केजी। और 1.5 केजी का कितना रुपया हुआ? 75 रुपया हुआ। तो आपने तो 100 रुपया धान पे खर्चा किया, आपको चिवड़ा मिला 75 रुपया का। तो क्या जरूरत थी इतना मेहनत करने की भाई, धान खरीद के चिवड़ा कुटवाने की? डायरेक्ट दुकान से नहीं खरीद लेंगे चिवड़ा हम लोग। 50 रुपये 100 रुपये हमको 2 किलो चिवड़ा मिल गया होता। समझिएगा बात को ध्यान से। तो ये जो हमने प्रोसेस किया ये गलत प्रोसेस था, ये तो खनिज था। और यदि मान लीजिए मैंने 100 रुपये का धान खरीदा और धान में से हमको मान लीजिए कि 3 किलो चिवड़ा निकल गया होता, कितना? 3 किलो, तब तो ये 150 रुपये का हो जाता। तो मैंने 100 रुपये खर्च किया, मुझे 50 रुपये का फायदा भी हो गया, 150 का चिवड़ा मिल गया। तो जब ये वाला धान होगा इसको बोलेंगे अयस्क, और ये वाले धान को क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। थोड़ा सा बात समझने वाली बात है, और कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, इस बात को समझ जाएंगे। तो उसी बात को देखिए परिभाषा पे आते हैं, सीधा परीक्षा के दृष्टिकोण से बना रहा हूं, तो सीधा मुद्दे की बात करूंगा। कभी फुर्सत में मिलूंगा तो बात को और अच्छे से बताऊंगा, पहले परीक्षा का फोकस है। वे खनिज जिनसे धातुओं को लाभदायक, देखिए क्या लाभदायक तथा सरल ढंग से शुद्ध अवस्था में और अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहते हैं। मैंने आपको बताया 3 बात आपको याद रखना है कि वे खनिज जिसे धातुएं कम खर्च में आसानी से और पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं उसे अयस्क कहा जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए एग्जांपल समझते हैं ध्यान से कि कापर पाइराइट है और मैलेकाइट है, ये कापर के खनिज है, इसमें भी कापर मिलेगा और इसमें भी कापर मिलेगा। परंतु कापर का धातु निष्कर्षण में कापर पाइराइट से किया जाता है, मैलेकाइट से नहीं,
क्योंकि मेलेकाइट बहुत महंगा पड़ जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। अतः कॉपर पायराइड केवल अयस्क है, मेलेकाइट नहीं। क्योंकि जब परीक्षा होगी तो कॉपर पायराइड तो पास हो जाता है। ये परीक्षा क्या है, कम खर्चा होना चाहिए, सरलता से होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। लेकिन मेलेकाइट उस परीक्षा में फेल हो जाता है, इसीलिए मेलेकाइट इसका अयस्क नहीं है और कॉपर पायराइड इसका अयस्क है। खनिज तथा अवअयस्क में देखेंगे बच्चों अंतर। तो देखिए ये भी परीक्षा में खूब पूछा गया है, 2016 से 18, 19, 20, 22, 24। समझिए ध्यान से कि पृथ्वी में पाए जाने वाले धातुओं और उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं, और जिन खनिजों से धातुएं कम लागत में एवं सरलता से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। जो इसकी परिभाषा है बच्चों, उसी को एक लिख लेंगे अंतर। दूसरा है कि खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है और अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। खनिज से धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कठिन होता है, अयस्क से धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए अयस्क से धातुओं को शुद्ध अवस्था में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए बच्चों परीक्षाओं में लगभग हर साल ही पूछा जाता है कि निष्ठापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। चाहे पूछेगा कि भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या निष्ठापन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ये भर्जन और निष्ठापन दो ऐसा टॉपिक है कि आलू की सब्जी समान है। ये हर साल ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, किसी किसी साल नहीं पूछे जाते हैं, नहीं तो अन्यथा हर साल ही पूछे जाते हैं। तो देखते हैं बच्चों निष्ठापन। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी, वाष्पशील अशुद्धियां, CO2 आदि को दूर करना निष्ठापन कहलाता है बच्चों। देखिए जो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, माने वायु की आवश्यकता नहीं थे, उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म करके उसमें जो नमी होगा, वाष्पशील होगा, अशुद्धियों को, कार्बन डाइऑक्साइड को आदि को दूर करना ही निष्ठापन कहलाता है। जो पदार्थ में ये सब अशुद्धियां रहेंगी बच्चों तो निष्ठापन किया जाएगा। देखिए जैसे कैलेमाइन है, कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट का निष्ठापन करने पर CO2 गैस निकल जाती है। जैसे कि ZnCO3 है, वैसे तो निष्ठापन बच्चों जो कार्बोनेट के अशुद्धियां होता है उसमें मुख्यतः किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बोनेट लिखा है, तो यहाँ से कार्बोनेट को हटाना है बच्चों, तो जब इसको गर्म कर देंगे, निष्ठापन किया जाएगा तो ZnO हो जाएगा और CO2 इसमें से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद से करें बॉक्साइट का निष्ठापन करने पर नमी H2O बाहर निकल जाती है। जैसे कि Al2O3 × 2H2 बॉक्साइड है, और इसको गर्म करेंगे तो बच्चों Al2O3 या जल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब समझेंगे हम लोग इसके आगे भर्जन क्या होता है, रोस्टिंग। भर्जन मतलब होता है बच्चों भूजना, किसी चीज को आगे में भूज दीजिए। जैसे लोहा को गर्म करते हैं ना, लोहा को डाल देते हैं आगे में और गर्म हो जाता है, भुजा जाता है, लोहा हथौड़ी से पीट के कुछ भी बना देता है, लोहार। तो समझना है उसी को भर्जन, रोस्टिंग। कर वायु की नियंत्रित मात्रा में, देखे होंगे जब कोई लोहा को पीटता है तो उसको क्या करेगा, उसको पंखे की हवा देता है उसको। तो वही कह रहा है कि वायु की नियंत्रित मात्रा में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं बच्चों। वायु की एक नियंत्रित मात्रा, ऐसा नहीं है कि वायु फूंक दे के उसमें से कोयला निकल के बाहर फेंक जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। वायु की नियंत्रित मात्रा में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन करने से अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि अशुद्धियां अपने वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती हैं। देखिए बच्चों भर्जन उसी का किया जाता है जैसे कि उसमें सल्फर की अशुद्धि हो, उसमें आर्सेनिक की अशुद्धि हो, उसमें एंटीमनी की अशुद्धि हो, ये सब अशुद्धियां रहती है तो उसको भर्जन किया जाता है बच्चों। जैसे जिंक सल्फाइड का भर्जन करने पर SO2 गैस निकल जाती है। देखिए 2ZnS + 3O2 वायु की उपस्थिति में बोला है, वायु की उपस्थिति में, देखिए शुरू में बोला है वायु की नियंत्रित मात्रा में, तो ये क्या हो जाएगा 2ZnO हो जाएगा प्लस 2SO2 हो जाएगा। आप समझते हैं बच्चों कि निष्ठापन और भर्जन में अंतर। देखिए अभी परीक्षाओं में आया है कई बार, ध्यान से देख सकते हैं। देखिए निष्ठापन क्या है, तो बच्चों जो भर्जन और निष्ठापन का एक एक आप परिभाषा लिख लीजिए
और उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी वाष्प अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को निष्ठापन कहते हैं। जैसे कि ZnCO3 गर्म करें तो ZnO हो गया प्लस CO2। इसमें क्या है कि सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म करके सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड या सल्फेट में परिवर्तित करने की क्रिया को भंजन कहते हैं। देखिए, निष्ठापन प्रायः मुक्त ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है, ठीक। और ये कह रहा है कि भर्जन प्रायः सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, कि भर्जन सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है और निष्ठापन ऑक्साइड और कार्बोनेटों का किया जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा है जो भी मैंने पीछे बताया, और ये भी आपको मैंने पीछे बताया कि 2ZnS प्लस 3O2 2ZnO प्लस 2SO2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। और अंतर देख लेते हैं एक ठो, कि निष्ठापन क्रिया में नमी दूर हो जाती है तथा ऑक्साइड अयस्क सरंध्र हो जाता है। मतलब जब पानी निकल जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, रंध्र बन जाएगा। और भर्जन क्रिया में सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती हैं। जैसे कि 2PbS जो गैलेना है, इसको 3O2 से क्रिया करा रहे हैं तो क्या बना है 2PbO और 2SO2। यहाँ से देखिए सल्फर की जो अशुद्धि थी बाहर निकल गई है, ये कार्बोनेट में चला गया है। बच्चों कुछ प्रश्न है कि गेंग या आधात्री क्या है, इसको भी समझते हैं बच्चों। कि खानों से, खानों मतलब सलमान खान, आमिर खान नहीं बच्चों। खानों का मतलब कि माइंस, जैसे KGF मूवी में आप देखे होंगे जहां से कोयला निकलता है। तो करे खानों से प्राप्त अयस्क में मिट्टी के कण, माइका, अब्रक, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, रेत आदि अशुद्धियों के रूप में उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इन्हें गेंग या आधात्री कहते हैं। आप देखेंगे जो खान से निकलेगा अयस्क, उसमें क्या होगा, छोटे छोटे पत्थर के छोटे टुकड़े मिलेंगे, उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गेंग कहा जाता है। तो बच्चों में अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण या विशेषताएं बताइए। देखिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सक्रियता श्रेणी अथवा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो कह रहा है कि यदि धातुओं को उनकी सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में या मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे इस सक्रियता श्रेणी कहते हैं या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। कह रहा है बच्चों कि यदि धातुओं को उनकी सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में, देखिए कोई ज्यादा सक्रिय होता है, कोई कम सक्रिय होता है। यदि आपके क्लास में देखेंगे कोई लड़का बड़ा होता है, कोई लड़का छोटा होता है, जब प्रार्थना होती होगी तो देखते हैं कि एक क्रम से लगाया जाता है, छोटे वाले को आगे रखा जाता है, बड़े वाले को पीछे रखा जाता है। उसी तरह यहाँ तत्वों को देखना है कि कौन ज्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है। जो ज्यादा सक्रिय होगा उसको ऊपर रखा जाएगा, जो कम सक्रिय होगा उसको नीचे रखा जाएगा। और इस तरह जब सीक्वेंस से लगाएंगे तो श्रेणी बन जाएगी, जिसे ही हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। वही कह रहा है कि यदि धातुओं को, यहाँ किसको लगाना है, धातुओं को लगाना है बच्चों। यदि धातुओं को उनकी सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम या मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, जिसे सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं बच्चों ये श्रेणी याद करनी चाहिए। और याद करने के लिए देखिए मैं छोटा सा आपको हिंट करूंगा। अलग अलग मास्टर जी का अलग अलग तरीका होता है याद करने का, समझाने का। मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं बच्चों याद करने के लिए। इसको को ना का मल जी आयरन लेडी हैं। देखिए बच्चों मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है अपने हिसाब से, आप लोगों को अच्छा होगा तो देखिएगा, नहीं तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए मैंने बताया कनाका मल जी आयरन लेडी हैं। एक आदमी है जो कनाका मल जी हैं, जो आयरन लेडी हैं। जैसे उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था, उसी तरह एक कनाका मल जी हैं जो आयरन लेडी हैं।
तो देखिए यहाँ से कॉस से हमने बताया है कि कॉस से क्या याद रखेंगे, तो कॉस से बच्चों याद करेंगे के, ना से क्या याद करेंगे Na सोडियम को, फिर कॉए तो बच्चों कैल्शियम, मौ से बच्चों मैग्नीशियम। अब बच्चों लौ से एल्युमिनियम को याद रखेंगे, जी से बच्चों जिंक को याद रखेंगे, आयरन से Fe को याद रखेंगे, लेडी से Pb को याद रखेंगे और हाई से हाइड्रोजन को याद रखेंगे बच्चों। कोना का मोल जी आयरन लेडी हैं। तो बच्चों इस तरह आप याद कर सकते हैं कि कानाका मौलजी आयरन लेडी हैं। और इसके बाद भी कुछ होते हैं बच्चों, इसके बाद से होता है कापर, कापर के बाद होता है बच्चों Hg, और Hg के बाद होता है Ag, Ag के बाद Au। मतलब बच्चों यहाँ से मैं बताऊं आपको कि H के बाद आप याद करेंगे Cu, Cu के बाद होता है Hg, और Hg के बाद होता है Ag, Ag के बाद होता है Au। अब इसको ये सब महंगी है, सबसे महंगा सोना है, सोना के बाद सस्ता चांदी है, चांदी से पारा है, पारा से कापर है, उसके बाद हाइड्रोजन है। आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। तो बच्चों यही जो श्रेणी है इसी को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, जिसमें सबसे सक्रिय क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है। ये क्रम से घटता हुआ क्रम दिखाया गया है यहाँ पे। और इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, ये तो 2025 में भी आया था कि सक्रियता श्रेणी के बारे में बताइए। ट्रिक कैसे लगी बच्चों कमेंट में भी जरूर बताइएगा। और सक्रियता श्रेणी में बहुत तत्व तो बहुत सारे आते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में मूल रूप से यही दिया गया, इसी की मैं चर्चा किया हूँ। इसमें बहुत सारे तत्व आते हैं, प्लेटिनम भी आता है, लिथियम भी आता है, लेकिन मैं आपके एनसीईआरटी को देखते हुए यह बात मैंने आपको बताया है। अब एक बात और बताना था बच्चों कि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं तथा हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है। देखिए एक बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे जो बताया गया है कि जो हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन के ऊपर जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती है, क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील धातु होती हैं, अधिक क्रियाशील। और हाइड्रोजन से जो नीचे होती हैं ये मान लीजिए क्या है, ये कम क्रियाशील धातुएं हैं, कम क्रियाशील धातुएं बच्चों। इस बात को याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा वो अधिक क्रियाशील धातु है, जो हाइड्रोजन के नीचे है वो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। अब देखना है बच्चों कि सक्रियता श्रेणी के लक्षण या विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए कह रहा है कि श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे मैंने कहा कि Zn प्लस H2SO4, जब इसकी क्रिया कराएंगे बच्चों तो ये जिंक क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, जब हाइड्रोजन से ऊपर है तो यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। बात आपको समझ में आई होगी। यदि मैं यही बात आपसे कहूं बच्चों कि कॉपर प्लस H2SO4 तो क्या ये बनाएगा, क्या कॉपर सल्फेट CuSO4 बनेगा प्लस H2, तो बच्चों ये गलत है, ये नहीं बन सकता है, क्योंकि जो कॉपर है हाइड्रोजन के नीचे है और हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं, तो ये सही है। इसी को बात को लिखा गया है कि श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं हम लोग, कह कि श्रेणी में स्थित प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देती है। ये भी बात सही है बच्चों। तो बच्चों कहा जाए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है और इसकी क्रिया करा दीजिए Fe से, कह रहे कि श्रेणी में स्थित प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देता है। तो देखिए Fe से नीचे है, अरे जो Fe से नीचे कॉपर है, तो Fe से नीचे कॉपर है तो Fe कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, ये बन जाएगा
FeSO4 प्लस Cu, यहां से क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तीसरा इसका गुण है, विशेषता है कि मरकरी तथा मरकरी से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्साइडों का स्थायित्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः घटता जाता है। इतने कमजोर हैं कि इनको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, इनके ऑक्साइडों को, तो ये लोग अलग हो जाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड को बच्चों गर्म कर देंगे तो ये आपस में वहां से क्या होगा, मरकरी चाहे जो भी धातु रहेगा अलग हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से 2-3 इसके विशेषताएं थे। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि अयस्कों के सांद्रण से क्या तात्पर्य है, अयस्कों का सांद्रण करना क्यों आवश्यक है। प्रश्न कह रहा है बच्चों कि अयस्कों का समृद्धिकरण, इसको समृद्धिकरण भी बोला जाता है, या अयस्कों का सांद्रण। देखिए बच्चों, जब अयस्कों में उपस्थित अवांछित अशुद्धियों, जैसे मैंने बताया गैंग किसको कहते हैं, कि जब अयस्क निकलेगा उसमें धूल मिट्टी का आदि होंगे, तो वही कह रहे हैं कि अयस्कों में उपस्थित अवांछित अशुद्धियों जैसे कि रेत है, मिट्टी के कण है, अभ्रक आदि को दूर करना सांद्रण कहलाता है, तथा अयस्क को सांद्रित अयस्क कहते हैं। देखिए बच्चों, मैंने कहा कि जो गैंग क्या होता है, अयस्क में अशुद्धि होता है, और अशुद्धियों को बाहर करना ही अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समृद्धिकरण, या अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। और जब अयस्क में से अशुद्धि निकल जाएगा तो उस अयस्क को सांद्रित अयस्क कहा जाता है। सिंपल बात है बच्चों। अब पूछ रहा है कि अयस्कों का सांद्रण करना क्यों आवश्यक है, तो देखिए, अयस्क में उपस्थित रेत, सिलिका, अभ्रक, मिट्टी के कण आदि अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्कों का सांद्रण करना आवश्यक होता है। सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु कम लागत में आसानी से प्राप्त हो जाती है। जब उसमें से अशुद्धियां निकल जाएंगी तो कुछ तो काम हो जाएगा आपका, और कुछ काम रहेगा तो जल्दी से आसानी से हो जाएगा, इसलिए इसको करना आवश्यक होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों कि गालक एवं धातुमल में क्या अंतर है, अथवा गालक किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। बड़ा प्यारा टॉपिक है गालक बच्चों, जिसको बोलते हैं फ्लक्स। करें कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को, किसको, अगलनीय अशुद्धियों को बच्चों गलनीय पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए मिलाए गए पदार्थ गालक कहलाते हैं, और गलनीय पदार्थ धातुमल कहलाते हैं। बात को समझिए बच्चों, एकदम लोकल बात में, देहात की भाषा में समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई खेत है, क्या है, कोई खेत है। जब इसको आप ट्रैक्टर लेके गए जोतने के लिए तो इसमें नमी नहीं है, जुत नहीं रहा है, मई जून का महीना है और ये बहुत खेत कड़ा हो गया, जुताई नहीं हो पा रही इस खेत की, तो आप क्या करेंगे कि इसमें पानी चलाएंगे, और पानी चलाने के बाद 1 हफ्ते के बाद उसकी जुताई करेंगे तो बहुत अच्छे से जुताई हो जाएगी। तो उसी तरह करें, अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि, मतलब ऐसी कोई अशुद्धि है जो गल नहीं रही है। मान लिया आपने अयस्क कहीं से पाया है, वहां से अशुद्धि गल नहीं रही है, तो गलनीय पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए मिलाए गए पदार्थ को गालक कहते हैं। उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जो क्या करे, उसको गला देगा। और जो पदार्थ मिलाएंगे बच्चों उससे गलनीय पदार्थ, और जो वो गलनीय पदार्थ बन जाएगा उसे धातुमल कहा जाता है। जैसे बच्चों FeO है, यह अशुद्धि है, ये गल नहीं रही है, ठीक है। तो इसमें मिलाएंगे सिलिका, क्या मिलाएंगे, सिलिका, SiO2, इसको बोला जाता है सिलिका। जब इसमें सिलिका मिलाएंगे बच्चों SiO3, ये बन जाएगा, और इसी को बच्चों कहा जाता है धातुमल। क्या कहा जाएगा बच्चों, धातुमल। वही लिखा है कि अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए मिलाए गए पदार्थ को गालक कहते हैं। ये अगलनीय अशुद्धि थी, इसमें हम लोग क्या मिला दिए हैं, सिलिका।
तो यही क्या है, गालक है। इसी को क्या बोलते हैं, गालक बोलते हैं। और जब ये मिल के जो कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे धातुमल। अब देखिए गालक दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय गालक होता है, एक क्षारीय गालक होता है। तो अम्लीय गालक क्या होता है, ये क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि सिलिका हो गया। और क्षारीय गालक क्या होता है, ये अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये उल्टा होता है बच्चों, अम्लीय गालक रहेगा तो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करेगा, और क्षारीय गालक रहेगा तो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करता है। जैसे अभी हमने बताया एग्जाम्पल इसका, FeO प्लस SiO2 बन जाएगा बच्चों FeSiO3। ठीक है बच्चों, इस तरह क्षारकी का भी देख लीजिए, CaO प्लस SiO2 ये बन जाएगा बच्चों CaSiO3। तो बच्चों ये तो अशुद्धि है, ये अशुद्धि है, और ये क्या है, गालक है, और ये धातुमल है। तो बस इसमें याद रखेंगे कि जहां पे क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाएगा, और अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्षारकी गालक का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ये भी प्रश्न बच्चों 2020 में आया हुआ है, इसको ध्यान रख सकते हैं आप। देखिए बच्चों, भी प्रश्न में आया हुआ है कि आघात वर्ध्यता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है। 2019 में आया हुआ है। ठीक है कि तन्यता एवं आघात वर्ध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये 2024 में आया है। अब इसको मैंने दोनों प्रश्न इसलिए लिया है कि प्रश्न वही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उत्तर तो उसका वही होगा, एक ही उत्तर होगा। देखिए आघात वर्ध्यता क्या होता है, तो वे धातुएं जिनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है आघात वर्ध्यता कहलाती है, तथा इस प्रकार के गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। जैसे कि सोना हो गया, चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं होती हैं। आप देखते हैं बच्चों की सोनार भाई लोग एकदम 1 ग्राम सोना में कहेंगे कि को कान का बाली बना दीजिए, तो उसको पीट पाट के बना देते हैं, इतना बारीक बना देते हैं क्योंकि उसका गुण है, को पतला भी हो जाएगा, टूटेगा नहीं जल्दी, क्योंकि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। उसमें पीटने का भी गुण है और तन्यता का भी गुण है, समझिए ध्यान से। तो वही मैंने बताया कि वे धातुएं जिनको हथौड़े से पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, उसके गुण को क्या कहेंगे, आघातवर्ध कहलाते हैं, तथा इस प्रकार के गुण को आघातवर्धता कहते हैं। जैसे कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं। तन्यता को समझते हैं बच्चों कि तन्यता क्या होता है, कि वे धातुएं जिन्हें खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं तन्य कहलाती हैं, तथा इस गुण को तन्यता कहते हैं। सिंपल भाषा में एकदम ध्यान समझिए कि वे धातुएं जिन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं तन्य कहलाती हैं, तथा इस गुण को तन्यता कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। अब देखते हैं बच्चों, प्रश्न आया है कि सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन संरचना सूत्र लिखिए। तो देखिए बच्चों बहुत आसान है, आपको मैं समझा देता हूं। तो देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। सोडियम क्लोराइड का पूछ रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। समझते बच्चों, जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ये होगा 2,8,1, ये होगा 2,8,1। और Cl के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ये होगा 2,8,7। तो इसका लूज डॉट बनाना है बच्चों, तो देखिए बनाइए, ये Na है, Na पे आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको बिंदु से दिखाइए। प्लस क्लोरीन पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है,
इसको क्रॉस से दिखाइए। देखिए ये एक अपना देना चाहता है कि कोई मेरे एक ले ले। आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग का धनात्मक बनाने का गुण रखता है, और हम इसको बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने का गुण रखता है या धातु कहलाता है। अब देखिए बच्चों, इसको एक इसके पास एक्स्ट्रा है, इसको एक की आवश्यकता है, तो इसको हम लोग भेज देंगे इसके पास। कहाँ भेज देंगे? इसके पास। तो देखिए ये रिएक्शन बन जाएगा बच्चों। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसमें मैंने बताया था कि जो देगा उस पर प्लस चार्ज क्या होगा? प्लस चार्ज। और जो लेगा उस पर माइनस चार्ज। तो बच्चों एकदम सिंपल है। इसी तरह फिर बना लीजिए 7 को इलेक्ट्रॉनों को। मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ क्रॉस से, और यहाँ पे जो आया है इधर से, इसको आया है तो इसको बिंदु से बना दीजिए। चलिए इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ कि ये क्या है? सोडियम का है। और जब सोडियम को एक लिया है तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा बच्चों। यही होता है बच्चों लुईस डॉट सिंबल, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। ये भी परीक्षा में आता है बच्चों। मुख्यतः मैं परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का संग्रह किया है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी पूछा गया, तो उसको भी हम लोग बना के देखते हैं। देखिए Mg का होता है बच्चों 12। जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो 2 8 2 होगा, और ऑक्सीजन का होता है बच्चों 8। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 6। समझते हैं हम लोग अब ध्यान से। अब देखिए Mg के पास कितना है, तो आपने बताया कि Mg के पास 2 ठो है। आउटर वायतम कोशल इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है। और ऑक्सीजन के पास कितना है? तो इसके पास 6 ठो है। कितना है? 6। तो मैं इसको क्रॉस से दिखाया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसके पास 2 फालतू है, इसके पास 2 की आवश्यकता है। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। लो भैया ऑक्सीजन, क्यों तरस रहे हो, ले लो। ये दे दिया इसको। और देने के बाद बच्चों यहाँ से कितना दिया है? 2 दिया है, तो Mg पर 2 चार्ज दे देंगे हम लोग। Mg पे कितना देंगे? 2 चार्ज। और Cl कितना, O कितना लिया है? O 2 ठो लिया है, तो इस पे 2 माइनस चार्ज भी लगा देंगे। कितना लगा देंगे इस पे? ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है बच्चों, इस पे 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। ये आपको बनाने के लिए कहा था, देख लीजिएगा ध्यान से। खमठोक ठेलता है नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आपको भी परीक्षा में जोर लगा देना है बच्चों कि पत्थर क्या हो जाए? पानी बन जाए। आपकी माँ इंतजार कर रही होगी कि मेरा भी बच्चा टॉप करेगा, मेरा भी बच्चा फर्स्ट पास होगा। आपको मेहनत करके रंग लग के दिखाना है। आइए हम लोग चलते हैं कुछ अलग प्रश्नों के साथ। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे धातु निष्कर्षण क्या होता है। देखिए बच्चों 3 ठो आता है धातु निष्कर्षण। थोड़ा सा बेसिक भी समझ लीजिए। एक जिंक भैया पूछे जाते हैं, एक कॉपर पूछा जाता है, और एक मरकरी पूछा जाता है। ये 3 भैया लोग हैं, यही लोग परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं। और आपके सिलेबस में भी यही 3 ठो है, जिंक है, कॉपर है और मरकरी है। कर रहा है, देखिए तो समझते हैं हम लोग कि बताओ ये कैसे आपको प्राप्त किया जाएगा, इसी चीज को देखना है। तो पहले हम लोग जिंक को देखते हैं। कह रहे हैं कि जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न को घुमा देगा बच्चों, तो कहेगा कि जिंक के 2 मुख्य अयस्कों का नाम व सूत्र लिखिए। जिंक सल्फाइड से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। भर्जन तथा निस्तापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो देखते हैं बच्चों, जिंक के 2 मुख्य अयस्क का नाम पूछा है। तो पहला इसका बच्चों होता है जिंक ब्लेंड। क्या होता है? इसका पहला नाम होता है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड इसका नाम होता है बच्चों, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है ZnS। क्या होता है? ZnS। इसका दूसरा है बाबू कैलेमाइन होता है बच्चों। इसका दूसरा है इसका कैलेमाइन, जिसका सूत्र होता है ZnCO3। तो पूछा था आपके कि जिंक के 2 मुख्य अयस्कों का नाम बताइए और सूत्र भी लिखिए। तो नाम हो गया जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन, सूत्र हो गया ZnS और ZnCO3।
प्रश्न पूछा है कि जिंक सल्फाइड से जिंक का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, जिंक धातु साधारणतः क्रियाशील धातु है, इसका निष्कर्षण जिंक सल्फाइड से निम्न पदों में किया जाता है। देखिए साधारण क्रियाशील है, जिंक बीच में आता है, सेंटर में आता है। जब सक्रियता श्रेणी पढ़े थे तो मैं बताया था कि जिंक बीच में था, और जब बीच में है तो ये क्या है, साधारण क्रियाशील है, बहुत ज्यादा भी क्रियाशील नहीं है, कम क्रियाशील भी नहीं है, जनरल है। तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों, तो इसका सबसे पहला कार्यक्रम करेंगे भर्जन। क्या करेंगे, भर्जन, क्योंकि हमको जेडएनएस से करेंगे इसका। तो मैंने आपको बताया था कि जब सल्फाइड की अशुद्धि रहता है तो उसका भर्जन किया जाता है। तो समझिए कि जिंक सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर भर्जित या गर्म करके जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। पहले इसको इतना गर्म कर दिया जाए कि ये जिंक सल्फाइड से कहाँ चला जाए, जिंक ऑक्साइड में चला जाए। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 2ZnS प्लस 3O2। जब इसका रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो ये बनेगा 2ZnO प्लस 2SO2 बनेगा। देखिए जब हम लोग इसका भर्जन कराए हैं तो यहाँ से क्या सल्फर निकल गया है, और किस में बदल गया है, ये ऑक्साइड में बदल गया, जिंक ऑक्साइड में। सल्फर की अशुद्धि क्या होगी बच्चों, बाहर हो गया है। अब देखिए अगला चरण क्या है इसका। अगला चरण में जब भर्जन हो गया है बच्चों तो अब क्या करेंगे, निष्ठापन करेंगे। तो कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ निष्ठापन करने पर जिंक ऑक्साइड जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। बच्चों जो हमको ZnO मिला था भर्जन करने पर, तो जिंक ऑक्साइड को किसके के साथ गर्म करना है, कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ गर्म कर देंगे तो इसमें किसमें बदल जाएगा, तो कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड जिंक धातु में अपचयित हो जाएगा। ये हो जाएगा Zn प्लस ये CO बन जाएगा बच्चों। इसी को बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसको बोला जाता है बच्चों कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, और ये तो जिंक आपको मिल गया, जेडन को क्या कहते हैं, जिंक। इस प्रकार आपको क्या मिलेगा, जिंक प्राप्त हो जाएगा। तो एक मैंने आपको बता दिया जिंक का। इसके बाद देखते हैं हम लोग कॉपर का देखेंगे। अब देखिए कॉपर को, कि कॉपर के दो अयस्कों का नाम व सूत्र लिखिए। किसी एक अयस्क से कॉपर का धातु निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। कह रहा है कि कॉपर के दो अयस्क का नाम बताइए और किसी एक अयस्क से उसका धातु निष्कर्षण कैसे किया जाता है उसको बताना है आपको। पहला है बच्चों कॉपर पाइराइट। पहला है बच्चों कॉपर पाइराइट, और दूसरा होता है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस दूसरा होता है बच्चों कॉपर ग्लांस। सूत्र होता है बच्चों CuFeS2। CuFeS2, इसका होता है बच्चों Cu2S। तो पहले प्रश्न को हम लोग जाने कि कॉपर के दो अयस्कों का नाम और सूत्र पूछा था। तो पहला होता है कॉपर पाइराइट और दूसरा है कॉपर ग्लांस। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2 और इसका होता है Cu2S। अब देखेंगे बच्चों कि हम लोग कॉपर ग्लांस से कॉपर को कैसे प्राप्त करेंगे। बोला था कि दो अयस्क नाम बताइए, किसी एक अयस्क के क्या करें, कॉपर का निष्कर्षण को बताइए। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कॉपर बहुत कम क्रियाशील धातु है। देखे होंगे कि हाइड्रोजन की ये नीचे है, और जब हाइड्रोजन के नीचे है तो ये क्या होगी, कम क्रियाशील होगी। तो कॉपर बहुत कम क्रियाशील धातु है। कॉपर ग्लांस से कॉपर का निष्कर्षण निम्न प्रकार किया जाता है। तो देखिए इसका चरण है, पहला इसका काम होता है कि कॉपर सांद्रण करते हैं। पहले कॉपर ग्लांस का फेन प्लन विधि से सर्वप्रथम सांद्रण कर लेते हैं। बच्चों उतना मैं डिटेल नहीं बताऊं, पेपर के दृष्टिकोण से बताया हूं। फेन प्लन भी विधि होती है एक,
तो इसको बस आप इतना ही लिख लीजिए, कॉपर ग्लास को फिर विधि से सर्वप्रथम सांद्रण कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। अब कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है, Cu2S होता है, और मैंने बताया था कि जब सल्फर की अशुद्धि होती है तो उसका भर्जन करते हैं। तो सांद्रित कॉपर ग्लास को अयस्क का भर्जन करके आंशिक रूप से क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल देते हैं। जब उसमें सल्फाइड की अशुद्धि रहेगी तो जब उसको भर्जन करेंगे तो कहाँ जाएगा, वो ऑक्साइड के फॉर्म में बदलेगा वो। 2Cu2S 3O2। बच्चों जब इसको बनाएंगे आप तो ये बनेगा 2Cu2 O बनेगा, और 2SO3 क्या हो जाएगा, अरे SO2 बाहर निकलेगा इसमें से। इसको बोलते हैं बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यहां से हम लोग ने क्या किया, सल्फर की अशुद्धि को बाहर निकाल दिया है। अब देखना है कि कॉपर ऑक्साइड से कैसे हम लोग बदलेंगे। तो उसी को बात को देखिए, बोला है कि ऊपर प्राप्त क्यूप्रस ऑक्साइड और शेष क्यूप्रस सल्फाइड के मिश्रण को वायु की अनुपस्थिति में गर्म या निस्थापन करने पर कॉपर धातु प्राप्त हो जाता है। देखिए बच्चों, ऊपर क्या मिला था हम लोग को, Cu2O मिला था, बोला ना क्यूप्रस ऑक्साइड मिला है, और कह रहा है शेष क्यूप्रस सल्फाइड यानी कि Cu2S को भी कह रहा है कि ले लीजिए। अगर दोनों के मिश्रण को वायु की अनुपस्थिति में क्या करना है, गर्म करना है। बच्चों केमिस्ट्री में क्या होता है, गर्म को बताता है। तो यहां से आपको कॉपर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, और यहां से मिलेगा SO2। ठीक है बच्चों, ये आपको कॉपर क्या हुआ, प्राप्त हुआ। मैंने बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया कि जो आपको कॉपर ऑक्साइड मिला है और कॉपर सल्फाइड मिला है, देखिए मैंने बताया यहाँ पे कि आपको कॉपर ऑक्साइड भी मिला है और कॉपर सल्फाइड भी है। इसको पुनः हम लोग मिक्स करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से क्या मिलेगा, कॉपर हो जाएगा, और सल्फर की अशुद्धि तो बाहर निकल जाएगी। फिर अब बच्चों 2 का हम लोग देख लिए हैं। अब तीसरा बचा है कि मरकरी। मरकरी मतलब बोले तो पारा। अब पारा एक का इसका नाम बताइए, सूत्र लिखिए, इससे प्राप्त निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, अथवा सिनाबार अयस्क या मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS से मरकरी का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए दूसरे प्रश्न में तो उसका नाम ही बता दिए है, मरकरी का क्या होता है, सिनाबार होता है। तो उसका उत्तर देखते हैं। मरकरी का प्रमुख अयस्क सिनाबार है, जिसका सूत्र होता है HgS। सिनाबार अयस्क से मरकरी का निष्कर्षण निम्न प्रकार किया जाता है। तो बच्चों आपसे पूछा था कि मरकरी का एक अयस्क, तो मरकरी का अयस्क क्या है, सिनाबार है। क्या है, सिनाबार, और जिसका सूत्र क्या होता है, HgS। ठीक है बच्चों, देखिए पहला इसमें है कि जब सांद्रिक सिनाबार अयस्क को वायु में गर्म किया जाता है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO बनाता है कि 2HgS। कह रहा है कि वायु में गर्म किया जाता है तो +3O2 लिया जाएगा इसके साथ बच्चों। तो ये बन जाएगा बच्चों 2HgO प्लस 2SO2, यहां से मुक्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए सल्फर की अशुद्धि निकल गई यहां से, और ये ऑक्साइड के फॉर्म में बदल गया। अब क्या करेंगे कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो वह मरकरी धातु में अपघटित हो जाता है। जो मुझे मरकरी ऑक्साइड मिला था बच्चों HgO,
इसको क्या करेंगे हम लोग कि 300 सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे, गर्म कर दिया जाएगा। 300 सेंटीग्रेड तक गर्म कर देंगे बच्चों, तो ये आपको यहाँ से मरकरी मिलेगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण था, मैंने तीनों को बहुत आसान और संक्षिप्त रूप में बताने समझाने का प्रयास किया। अब कुछ ही प्रश्न और बचे हैं बच्चों, उन लोगों को भी देख लेते हैं हम लोग, जो परीक्षाओं में पूछने वाला ही प्रश्न है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, किन्हीं चार मिश्र धातुओं के संगठन तथा दो दो उपयोग बताइए। ये प्रश्न भी आया था बच्चों। ये बच्चों देखिए प्रश्न जो है 2024 में भी आया था और 25 में भी आया है करंट में। इसके पहले भी प्रश्न आ चुका है कई बार कि मिश्र धातु क्या है। समझना ध्यान से बच्चों कि दो या दो से अधिक धातुओं, देखिए धातु के धातु में मिला दीजिए। धातु में किसको मिलाना है, धातु को। वो कह रहे दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु तथा एक अधातु। और धातु में चाहेंगे आप तो अधातु भी मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों कि धातु में धातु मिला दीजिए चाहे धातु में अधातु मिला दीजिए। कह रहे कि दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कि पीतल हो गया, कांसा हो गया आदि। ये सब क्या है बच्चों, मिश्र धातु हैं। धातु में धातु को मिला सकते हैं चाहे धातु में अधातु को मिला सकते हैं, तो इसके समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहा जाता है बच्चों। और आपको कुछ मैं मिश्र धातुओं के बारे में बता देता हूं, देखिए ध्यान से। कह रहा पीतल, क्या बच्चों, पीतल को समझते हैं। तो हम लोग इसको याद करते थे अपने समय में कि पिताजी, क्या याद करते थे, पिताजी। तो बताते थे बच्चों हम लोग कि प से पी से क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, और त से तांबा हो जाएगा, अजी से क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। इस तरह हम लोग याद करते थे बच्चों। तो देखिए जो पीतल होता है 70% उसमें कापर होता है, 30% जिंक होता है, और इसका उपयोग कहाँ होता है, बर्तन बनाने में होता है और मूर्ति एवं सिक्के बनाने में किया जाता है। उसी प्रकार कांसा है बच्चों, कांसा, कांसा में 88% कापर होता है, 12% टीन होता है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बर्तन बनाने में किया जाता है, मूर्तियां बनाने में किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों एक जर्मन सिल्वर होता है बच्चों। जर्मन सिल्वर में 50% कापर होता है, 35% जिंक होता है और 15% अन्य कुछ चीज होता है, ठीक है। और ये बर्तन बनाने में काम आता है, मूर्तियां बनाने में काम आता है। उसके बाद है अल्युमिनियम ब्रांच, इसमें 90% कापर होता है, 10% अल्युमिनियम होता है। ये आभूषण बनाने के काम आता है, सिक्के बनाने में आता है ये। अब देखिए बच्चों एक मजेदार टॉपिक बचा है, इसका एक प्रश्न बीच में भी आ गया था कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। NaCl के बनने को क्रिया को इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु द्वारा समझाइए। देखिए 2020 में आया प्रश्न है। आयनिक यौगिक किसको कहते हैं कि दो असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, या वैद्युत संयोजित यौगिक कहलाते हैं। देखिए बच्चों कह रहे दो असमान परमाणु, दो अलग अलग परमाणु रहे और मध्य में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होके केकर होके, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जाओ और इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन देता एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कह रहे दो असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं, या वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं बच्चों। फिर कह रहा है कि Na परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, तथा क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है के संयोजन से NaCl का बनना को समझाइए। तो देखिए बच्चों NaCl का बनना को हम समझा देते हैं आपको। सोडियम तथा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्रमशः 11 व 17 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, पहले Na के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2,8,1, और जब क्लोरीन का करेंगे ये हो जाएगा 2,8,7। ठीक है बच्चों, तो इसको समझाया मैं पूरा एक बार और समझा देता हूं बच्चों। Na पे कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन है,
प्लस Cl पे कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये जो बायतम वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसी को ले जाता है बच्चों, और इसको पे कितना है, 7 है। देखिए 2 2 4 2 6 1 7, और इसको 8 चाहिए तो ये इसको दे देगा, इसको क्या करेगा, इसको दे देगा। ठीक है बच्चों, तो जो दे देता है उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा इस पे, और जो लेता है बच्चों उस पे माइनस चार्ज, ये हो जाएगा, इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा बच्चों। तो यही सोडियम क्लोराइड का बनना को बताना था। अब देखिए कह रहे क्या स्पष्ट है कि सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन तथा क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अतः एक एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से NaCl का निर्माण होता है। उसी बात को जो मैं समझाया हूं यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। अब देखना है बच्चों, आयनिक यौगिकों के 2 गुणों को उदाहरण सहित लिखना है। आयनिक यौगिकों का गुण बताना है बच्चों। तो आयनिक यौगिकों का क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होता है, जैसे कि NaCl का क्वथनांक होता है बच्चों 1686 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक होता है 1074 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें दूसरा कह रहा है कि आयनिक यौगिक जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चलन करते हैं, जैसे कि गलित NaCl विद्युत का चलन करता है। ये सिंपल बात है बच्चों। तो बच्चों मैंने इस वीडियो को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बनाया है, और आप इसको देखिए, समझिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।